गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध हो सकें, जानकारी प्राप्त। तीसरा देखते हैं। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो बच्चों बताइए उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा। मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। वाक तंतु जो है ना, आपका वाक तंतु, मुख खोलते हैं दर्पण के सामने जाकर, आप कभी देखते हैं ना, मुख खोलते हैं तो मुख के अंदर एक ग्रंथि लटकी हुई सी नजर आती है। जिह्वा के लास्ट हिस्से में वो ग्रंथि क्या कहलाती है? वाक तंतु कहलाती है। उसके इर्द गिर्द जो स्थान होता है उस स्थान को हम कहते हैं मूर्धा। वैसे मूर्धा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है चोटी, शिखा। शिखा आपने देखा होगा, महिलाएं जो चोटी बनाती हैं, शिखा बनाती हैं, उसका स्थान कौन सा होता है? इस स्थान। और ये स्थान यदि मुख के अंदर देखते हैं तो वो वाक तंतु जो होता है उस स्थान पर आता है। तो उसके इर्द गिर्द जो हिस्सा होता है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। और इससे उत्पन्न होने वाले वर्ण कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? बताइए बच्चों। वो कहलाएंगे मूर्धन्य। क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य। तो आइए मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्णों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रारंभ में क्या आ रहा है? री। री भी एक सजातीय वर्ण है। संस्कृत में एक लघु और एक दीर्घ। तो ये लघु होती है री। देखो थोड़ा सा अंतर आता है इसमें, ऐसे घूमकर ये मात्रा इस तरफ जा रही है। यह है लघु। ऋस्व, इसे क्या कहते हैं हम? ऋस्व, री। और दीर्घ में यदि देखते हैं तो ये विपरीत दिशा में घूम जाती है। ये दीर्घ है, ये री, ये री। ये क्या है? री। और ये री, क्योंकि बल पड़ेगा, दीर्घ है, जितना इस पर बल लगता है उससे डबल बल लगता है, इसलिए उसको हम दीर्घ कहते हैं। तो दो वर्ण तो हो गए, आपके स्वर हो गए री और री। अब आगे उ की मात्रा, आपको मैंने पहले भी बताया था, मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो वर्ण वर्ग है। तो यहां पर कौन सा वर्ग आ गया? ट वर्ग। कौन सा वर्ग आ गया? ट वर्ग। ट वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ढ, ढ, ण। अब आगे, इसके आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है? रे। क्या आ रहा है? रे। इसे हम रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ। रेफ किसे कहेंगे? रेफ कहलाते हैं रे के विविध वर्ण, रूप, सॉरी, रे के विविध रूप। रे आपने देखा होगा, ये रे है, इसकी मात्रा ऐसे भी लग जाती है, इसकी मात्रा ऐसे भी लग जाती है, इसकी मात्रा ऐसे भी लग जाती है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? रेफ कहलाते हैं। तो अगला रे, और इसके बाद में आगे देखते हैं श। क्या है? श। अगला वर्ण कौन सा है? श। तो टोटल कितने हो गए? काउंट कीजिए। 2, 2, 5, 7, 8 और 1 9। इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्ण कहलाते हैं मूर्धन्य। क्या वर्ण कहलाते हैं? मूर्धन्य। कौन से कहलाएंगे? मूर्धन्य। तो बच्चों आज 3 हो गए हमारे। अब इससे चौथा देखते हैं। पहला है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, दूसरा ऋतु रसा नाम तालु, दूसरा है इचु यसा नाम तालु, और तीसरा है ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब चौथा है, कौन सा है? चौथा लितुलसानाम दंतः। लितुलसानाम दंतः। अब देखिए लितुलसानाम दंतः। दंतः दांत।
दांतों से उत्पन्न होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? दंत्य वर्ण कहलाएंगे। अब आइए देखते हैं दांतों से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। री एक स्वर है और स्वर भी सजातीय है, यानी कहने का मतलब इसमें एक ऋस्व है और एक दीर्घ है। री, ये तो हो गया ऋस्व, और दीर्घ कौन सा है? ये दीर्घ है, री। और इसके बाद में आगे देखते हैं तो कौन सा वर्ण आ रहा है? वो की मात्रा है ना, वो की मात्रा का मतलब तय वर्ग। कौन सा वर्ग आ रहा है? तय वर्ग। तय वर्ग में कितने वर्ण हैं? वही 5। कौन कौन से? त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। तो कितने हो गए? 5 वर्ण हो गए। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ल। क्या आ रहा है? ल। इसके बाद में श। अब काउंट कर लीजिए कितने हो गए। आगे बाकी आ रहे हैं ना लगा हुआ, ये तो बहुवचन बनाने के लिए है। तो कितने हो गए टोटल? 2 और 5 7 और 2 9। तो ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? दांतों से, इसलिए इनको क्या कहेंगे? दंतव्य। क्या कहा जाएगा? दंतव्य, यानी दांतों से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो देखिए, अब एक चीज और आपने बच्चों देखी होगी, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप भी, और विशेषतः क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हम ऐसी गलती कर भी बैठते हैं जिसे हम कहते हैं मुख सुख के कारण। और वो कौन सी है? देखो, आपने देखा होगा, यहाँ क्या है? श। यहाँ क्या है? श। यहाँ क्या है? श। अपन क्या करते हैं? मुख सुख के लिए, यानी मुख को सुख मिले, इसके लिए हम तीनों की जगह एक ही उच्चारण कर देते हैं। इसे भी स बोल देते हैं, इसे भी स और इसे भी स। जब अंतर करना हो तो क्या करते हैं? गुरुजी षटकोण वाला स, गुरुजी शंकर वाला स, गुरुजी स्लेट वाला स। अरे ऐसे थोड़ी अंतर किया जाता है। अंतर अब क्लियर हो रहा है ना आपके सामने। कैसे? देखो, तालु से उत्पन्न होता है। तालु आपको मैंने बताया कौन सा हिस्सा है? जिह्वा के ऊपर वाला। कहाँ से? वाक तंतु से लेकर जिह्वा के ऊपर वाला हिस्सा, ये कहलाता है तालु। तो वहां से उत्पन्न होता है श, अपन बोलते हैं शंकर। तो अंतर हो गया। यहां पर देखिए, ये कहां से उत्पन्न है? मूर्धा से। मूर्धा यानी वाक तंतु के इर्द गिर्द वाला हिस्सा। तो षटकोण, अंतर हुआ। और यहां पर देखिए, ये कहां से उत्पन्न होता है? दांतों से, इसलिए इसका उच्चारण करते हैं स। सीधी ध्वनि दांतों से टकराती है। तो बोलो, तीनों में अंतर हो गया ना। तो आज के बाद में ध्यान रखेंगे कि ये भिन्न भिन्न है, इनका उच्चारण हमें शुद्ध करना है। शुद्ध, न कि शुद्ध। शुद्ध शंकर। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है वहां पर। समझ रहे हैं ना आप? अब आइए, अब हम 5 नंबर का देखते हैं। कितने नंबर का? 5 नंबर का सूत्र देखते हैं। 5 नंबर का सूत्र जो है वो नासिका वाला है। कौन सा है? नासिका वाला। नाक से ध्वनि। अब आप अचंभित रहेंगे कि गुरुजी ये नाक से ध्वनि, सर ये नाक से ध्वनि कैसे निकले? अब नाक से ध्वनि कैसे निकले भाई? ये तो देखो, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि मुख विवर को बंद करने पर घर्षण करती हुई ध्वनि नासिका से निकलती है। तो वो ध्वनि नासिक्य ध्वनि कहलाती है। वहां से कौन कौन से वर्ण उत्पन्न होते हैं, एक सूत्र में देखते हैं। कौन से नंबर का सूत्र है भाई? 5वें नंबर का सूत्र है। 5वें नंबर के सूत्र में हम देखते हैं यंग मणना नाम नासिका से। यंग मण ना नाम नासिका से। यंग मणना नाम नासिका से। अब देखिए, नासिका, नाक। नासिका से कौन कौन सी ध्वनि निकलती हैं? ञ, ङ, ण, न, म। अब आपने एक चीज और देखी होगी। क्या देखिए? क्या बता सकते हैं आप? क्या चीज देखिए? कि ये सारे पहले आ चुके हैं।
हर वर्ग में आ चुके हैं। लेकिन वहां जैसे कंठ से उत्पन्न है, ये कंठ से उत्पन्न होता है, लेकिन कंठ के पास जाकर ध्वनि टकराती जरूर है, लेकिन वो ध्वनि निकलती कहां से है? नासिका से। कहां से निकलती है? नासिका से। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? नासिक के ध्वनि। इसे हम नासिक के ध्वनि कहते हैं। तो नासिका से उत्पन्न होने वाले कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। ङ, ङ, ण, न, म शुद्ध उच्चारण है। अपन ने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। कैसे पढ़ा? जैसे न खाली, न खाली, न खाली, इस प्रकार से। अरे खाली नहीं है, खाली होते तो फिर इनको वर्णमाला में शामिल क्यों किया जाता? ये महत्वपूर्ण है। इनकी ध्वनि अशुद्ध उच्चारण होने लगी है। बड़ा दुख होता है कि हमारी व्याकरण की जो ध्वनियाँ, हम अपने मुख सुख के लिए उनका उच्चारण ही गलत कर बैठते हैं। इसलिए हमें उच्चारण शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, ध्यान रखना है। तो कितने वर्ण उत्पन्न होते हैं नासिका से? 5 वर्ण, ङ, य, ण, न, म। अब आइए बात करते हैं छठा सूत्र। छठा सूत्र, आप वर्ग देख रहे थे ना, एक वर्ग छूट रहा है, वो कौन सा है? पै वर्ग छूट रहा है ना, उसके लिए भी सूत्र है। कौन सा है? उपब्धमानिया नाम, उपब्ध मानिया नाम, निया नाम, ओष्ठो। कौन सा है? ओष्ठो। उपब्धमानिया नाम ओष्ठो। अब ओष्ठ, होठ, जिसे आप कहते हैं ना होठ। छोटा सा प्रश्न होगा, क्या आप बता सकते हैं अपने ये 2 होठ हैं, इन दोनों का नाम क्या है? तो ऊपर वाला जो होठ है हमारा, उसे कहते हैं अधर, और नीचे वाला पट। 2 हैं, ध्यान रखना, अधर और पट। इन दोनों के मिलने से यानी बंद होने से जो ध्वनि घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उन ध्वनियों को हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। हाँ, तो बच्चों छठा नंबर क्या है? उपब्धमानिया नाम ओष्ठो। उपब्धमानिया नाम ओष्ठो। ओष्ठो यानी होठ। होठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आइए इन पे चर्चा करते हैं। देखिए शुरू में क्या आ रहा है? प्रारंभ में क्या है? ऊ सजातीय है, स्वर है, रेश्व और दीर्घ 2 हैं। तो ऊ और ऊ। इसके बाद में देखिए मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ऊ की मात्रा है प वर्ग। कौन सा वर्ग है? प वर्ग। प वर्ग में कितने 5 वर्ण हैं? कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। कितने हो गए? 5 हो गए। प, फ, ब, भ, म। अब इसके आगे देखते हैं उपधमान्य। यहां पर संधि विच्छेद करते हैं तो ऊ आएगा ना, ऊ आएगा इधर, इधर भी ऊ, दीर्घ संधि है। तो उपधमान्य, उपधमान्य, उपधमान्य। ये उपधमान्य वर्ण कौन से हैं? उपधमान्य वर्ण प और फ हैं। प और फ जो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इनको दोबारा से भी काउंट किया जाता है। तो ये प और फ कौन से हैं? उपधमान्य। तो देखिए कितने हो गए? 2, 5, 7 और 2, 9। इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? होठ यानी ओष्ठ। इनको क्या कहा जाएगा? ओष्ठ। ओष्ठ। कौन से वर्ण कहलाएंगे ये? ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे? ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 7 नंबर का। कौन सा है? 7 नंबर का ए दे तो। कौन सा है? ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो
कंठ तालु। कौन सा है? ए दे तो कंठ तालु। अब देखिए कंठ और तालु इन दोनों के मिलने से, किसके मिलने से? कंठ और तालु इन दोनों के मिलने से दो वर्ण, कितने वर्ण? दो वर्ण उच्चारित होते हैं, ए और दूसरा ऐ। कौन कौन सा? ए और ऐ। कितने हो गए? दो वर्ण। ये दो वर्ण उत्पन्न होते हैं कहाँ से? कंठ और तालु से। इसलिए इनको कहा जाता है कंठ तालव्य। क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य। समझ में आया? कौन सा है ये? 7 नंबर का सूत्र है। ए दे तो कंठ तालु, यानी ए और ऐ ये दो वर्ण कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कंठ और तालु के मिलने से। इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। अगला है 8 नंबर का ओ दो तो। औ दो तो कंठ ओष्ठम। औ दो तो कंठोष्ठम। औ दो तो कंठ ओष्ठम। कंठ और ओष्ठ, कंठ और होठ इन दोनों के मिलने से दो वर्ण उत्पन्न होते हैं, ओ और औ। कौन कौन से होते हैं? ओ और औ। ओ औ ये दो वर्ण उत्पन्न होते हैं कंठ ओष्ठम, कंठ और होठ के मिलने से। इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठोष्ठम, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ। औ दो तो कंठ ओष्ठम। औ और औ ये दो वर्ण कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अगला है एक वर्ण। ऐसा एक ही वर्ण है जो उत्पन्न होता है, सूत्र के माध्यम से देखते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। केवल एक। कौन सा? वै। कौन सा? वै। एक वर्ण कहां से उत्पन्न होता है? दंतोष्ठम। दांत और होठ इन दोनों के मिलने से वै। देखो मुंह की तरफ देखिए, यहां पर वै पहले टकराया कहां? दांतों से, उसके बाद में कहां रुक रही है ध्वनि? होठों पर। दंतोष्ठम केवल एक, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। क्या कहा जाएगा इनको? दंतोष्ठ। इस एक वर्ण को दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? देखो 7 नंबर पे क्या था? ए दे तो कंठ तालु। 8 नंबर पे औ दो तो कंठोष्ठम। 9 नंबर पे वकारस्य दंत ओष्ठम। अब 10वें नंबर पे यदि हम देखते हैं, कितने नंबर पे? 10 नंबर पे आते हैं। तो 10 नंबर पे जो आता है वो सूत्र है जिव्या मूलिष्य जिव्यामूलम। जिव्यामूलम। जिव्यामूलिष्य जिव्यामूलम। जिव्यामूल्य यानी जिव्या की जड़ से, जिव्या जड़ से जो उत्पन्न होते हैं वो दो वर्ण होते हैं, उन्हें कहते हैं जिव्यामूल्य वर्ण। उनको क्या कहते हैं? जिव्यामूल्य वर्ण। ध्यान देना बच्चों, ये पहले भी आ चुके हैं, इसलिए अलग से भी इनको काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जड़ से बोले जाते हैं। क ख ये दोनों ही जिव्या की जड़ से बोले जाते हैं। कौन से? क और ख। क और ख इनको क्या कहते हैं? जिव्यामूल्य वर्ण। जिव्यामूल्य वर्ण। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिव्यामूलम। क्या होगा? जिव्यामूलम।
अब अंतिम सूत्र, कितने सूत्र हो गए हमारे? 10 सूत्र हो गए। 11वां सूत्र देखते हैं। 11वां सूत्र, 11वां सूत्र कौन सा है? 11वां सूत्र देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 11। 11वां सूत्र है, वो 11वां सूत्र है नासिका से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? नासिका से जुड़ा हुआ। अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका। सूत्र में ये नासिका पहले आता है और अनुस्वार बाद में आता है। और यदि हम वाक्य में लिखते हैं तो नासिका बाद में और अनुस्वार पहले। तो इस सूत्र के अनुसार यदि हम देखें तो उत्तम रहेगा, क्योंकि सूत्र में समझना आसानी रहती है। क्या होगा? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। यानी अनुस्वार जो वर्ण है, कौन सा? अनुस्वार, वो कहां से उत्पन्न होगा? नासिका से। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार जो किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है, पंचम वर्ण जो होता है, य न न म, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो वो ही पंचम अक्षर हम पंचम वर्ण इस अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। अनुस्वार आप देखते होंगे किसी भी व्यंजन के ऊपर इस प्रकार से नुक्ता लगा होता है, वो अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। ये अनुस्वार जिसका उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? नासिका। नासिका ही क्यों? नासिका ही क्यों? ये पता है आपको क्यों? क्योंकि ये अनुस्वार जो आदेश होता है, किसको आदेश होता है? किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण को, न य न न म, इनको आदेश होता है। और वो उच्चारण स्थान, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका है। समझ में आया बच्चों? आपके 11 सूत्र हैं। 11 सूत्रों से हम इनके उच्चारण स्थान देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। अगली वीडियो के लिए हम नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार।